अबे मोहन, तेरा ठेला आज फिर यहीं लग गया। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया तेरा। हाथों में झोला लिए डीएम आराधना वर्मा भेस बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी ताम झाम के बाजार जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक मोहन नाम के अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। आराधना ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। मोहन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी दे रहा हूँ। और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानी पूरी उठाई, उसमें सफेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर आराधना की ओर बढ़ा दिया। आराधना ने पानी पूरी को खाकर बोली, भैया मजा आ गया। तभी आराधना ने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 पुलिस वाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख चला रहा था। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। सुरेश देशमुख अपनी बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मोहन को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, अबे मोहन, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितने बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया तेरा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? क्या मतलब था तेरा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मोहन कुछ और कहता उससे पहले ही कांस्टेबल रमेश पाटिल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख ने अपनी भारी भरकम लात मोहन के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पुरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। मोहन की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। मोहन जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर आराधना वर्मा का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वो एक कदम आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? आराधना की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। सुरेश देशमुख ने आराधना को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। सुरेश देशमुख हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसकी रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहाँ झाड़ो। कांस्टेबल रमेश पाटिल ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख साहब कौन है। आराधना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून में आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर सुरेश देशमुख का पारा चढ़ गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी, वो भी पूरी भीड़ के सामने। उसकी ईगो को ठेस पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और आराधना वर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे एक पल के लिए वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ अवाक थी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। मोहन तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। सुरेश देशमुख ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। आराधना ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर आराधना की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख चिल्लाते हुए बोला, हाँ ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। फिर आराधना को 2 पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। भीड़ अभी मूक दर्शक बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी
इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। आराधना को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट हुई। पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। आराधना खामोशी से बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे और वे बोल रहे, अबे अब ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पनी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखाने आई थी। थाने चलने दे, सारी हेकदी निकाल देंगे। आराधना ने उनकी हर बात सुनी, लेकिन एक भी लफ्ज नहीं बोली। वो हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। सुरेश देशमुख ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने आराधना को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे के दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी जमी थी। एक बदबूदार कंबल एक कोने में फेंका हुआ था। वहां पहले से ही दो और औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी, उसका नाम सरस्वती था, और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी, उसका नाम कविता था। आराधना को देखकर सरस्वती ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? आराधना ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। सरस्वती ने एक ठंडी आह भरी, गरीब? हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। कविता जो अब तक चुप थी रोते हुए बोली, दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। आराधना का दिल दहल गया। ये थी जमीनी हकीकत। ये था वो सिस्टम जिसकी वो मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख खुद लॉकअप के पास आया। वो पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से आराधना को घूरते हुए कहा, तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा? इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धूत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जाए यहां से। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी? ठीक है, यही सर मच्छर काटेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। रमेश पतील, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। आराधना का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। दो सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। आराधना अपनी जगह से नहीं हिली। वो बोली, मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूँ। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर आराधना के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। अबे सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। दर्द की एक तेज लहर आराधना के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो, वो चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है, समझे? उन्होंने आराधना को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। आराधना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे? आराधना ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खौल रहा था। ये बर्बरता की हद थी। आराधना ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी जोर से कहा, मारो मुझे।
लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें सुरेश देशमुख। सुरेश देशमुख हंसा। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू एक सड़क छाप औरत लेगी? अब देख, तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। आराधना ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? सुरेश देशमुख, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? सुरेश देशमुख हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है, सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से सुरेश देशमुख को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो, एक औरत पर? सुरेश देशमुख घबरा गया। नहीं सर, वो बहुत चालाक है। सर, मान ही नहीं रही थी। आराधना ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोला, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि ये औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा, कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख हिचकते हुए बोला, सर, वो गवाह हैं। एसीपी ने गहरी सांस ली। वो शायद और पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आराधना की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और देशमुख, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख ने नाखुशी से सिर हिलाया। आराधना को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वो बच गई थी, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई, जिसे शायद कोई जानवर भी न खाता, और उसे एक बदबूदार गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। सरस्वती और कविता की सिसकने की आवाजें आती रहीं। आराधना सो नहीं पाई। वो बस सोचती रही। ये रात उसके लिए एक सबक थी। ये रात उसे बता रही थी कि उसका काम कितना मुश्किल है। ये रात उसके डीएम होने का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आईं, तो आराधना के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकड़न हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पतरा करे, कल रात का तमाशा किसी ने बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वो शायद कोई लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम निधि था। निधि ने आराधना को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि निधि अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल रमेश पाटिल ने उसे धकेल दिया। बोला, कैमरा बंद कर, चल भाग यहाँ से, ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख भी बाहर आ गया और बोला, अबे औरत, निकल यहाँ से, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। आराधना वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर वही बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोटे के साथ अंदर डाल दूंगा। बस, बहुत हो गया। खाड़ी क्यों है? दफा हो जाए यहां से। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख, अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ। एक पल के लिए वो चिढ़क गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? आराधना ने अपनी नजरें कांस्टेबल रमेश पाटिल पर गड़ाईं, कांस्टेबल अशोक पाठक। फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल मोरे और कांस्टेबल शिंदे। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। पत्रकार निधि भी हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? तभी आराधना ने अपने सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। ये उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि ये किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल रमेश पाटिल जैसे ही आगे बढ़ा, आराधना ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वो अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वो बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल रमेश पाटिल के कदम वहीं जम गए। आराधना ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वो कमिश्नर ऑफिस के फोन लगा रही थी। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख और रमेश पाटिल की आंखें फटी रह गईं। आराधना ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए, कहिए आराधना वर्मा लाइन पर हम हैं। आराधना जी, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। क्या आप लॉकअप में थीं? मजाक कर रही हैं मैडम आप? इंस्पेक्टर सुरेश से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था।
बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल टीम के साथ यहाँ पहुंचिए। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लाइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, यूज साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं वहां। ये सब सुनकर अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन है? आराधना वर्मा ने अपने बालों को, जो अब तक बिखरे हुए थे, उन्हें एक झटके से संवारा। वो 2 कदम आगे बढ़ी और सुरेश देशमुख की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं आराधना वर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये 2 शब्द नहीं थे, ये सुरेश देशमुख और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान था। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल रमेश पाटिल तो जैसे पत्थर का बन गया था। पत्रकार निधि का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की डीएम भेष बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा, ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। सुरेश देशमुख की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि आराधना ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रौब था कि सुरेश देशमुख वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस अधिकारी एसपी थे, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। जिले की डीएम आराधना वर्मा एक मामूली सी कपड़ा पहने खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। एसपी साहब ने आराधना वर्मा को देखते ही जोर से सल्यूट ठोका। मैडम ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सल्यूट किया। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। जिस इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख ने कल रात डीएम को थप्पड़ मारा था, वो अब थर थर कांप रहा था। आराधना ने एसपी की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने मोहन के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने सुरेश देशमुख को घूर कर देखा। सुरेश देशमुख अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई। बस यही तो दिक्कत है, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम कल रात मुझे उस कमरे में मरते पिटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देते? बोलो। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या? उनका कोई हक नहीं है? ये पूरा ताना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख, कांस्टेबल अशोक पाठक, उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट तत्काल से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, फिर धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने के, और हाँ, मोहन चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनकी तनख्वाह से की जाएगी। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब मोहन के थैले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? सबसे पहले सरस्वती और कविता को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद आराधना थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई और गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मोहन भी वहां खड़ा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। आराधना सीधा मोहन के पास गई। मोहन उसे देखते ही हाथ जोड़ने लगा। आराधना ने उसके हाथ पकड़ लिए। मोहन भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से आपसे कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। मोहन रो पड़ा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं, आराधना ने कहा। फिर वो मीडिया की तरफ मुड़ी। निधि ने माइक आगे किया। आराधना ने कहा, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है।
मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई नेता, न कोई अफसर और न ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसने कमिश्नर की तरफ देखकर कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर सुरेश देशमुख और उसके साथियों को हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब एक रात में खत्म हो गई थी। आराधना वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो थकी हुई थी, उसके गाल पर दर्द था, लेकिन आज उसके दिल में एक गहरा सुकून था। जमीन से जुड़कर उसने आज सिस्टम की एक बड़ी गंदगी को साफ किया था। गाड़ी स्टार्ट हुई। आराधना ने शीशे से बाहर देखा। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। मोहन उसे हाथ जोड़कर विदा कर रहा था। आराधना ने आंखें बंद कर लीं। ये लड़ाई लंबी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई थी, जिसकी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी और वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पुणे की वो सुबह एक आम सुबह नहीं थी, वो एक नई उम्मीद, एक नए इंसाफ की सुबह थी। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल नंदू बाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।